यह कहानी एक अजीब और खौफनाक दुनिया को दिखाती है, जहां रहस्यमयी पैरासाइट इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उनसे वो सब करवाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के गंदे पानी से निकलते कुछ अजीब और डरावने जीवों से, जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक पति पत्नी को देखते हैं जो आराम से सो रहे होते हैं। तभी एक पैरासाइट चुपके से आता है और उस आदमी के कान के रास्ते उसके दिमाग में घुस जाता है। कुछ पल के लिए वह आदमी तड़पता है, लेकिन फिर अचानक शांत हो जाता है। अब कहानी एक लड़के सींची की तरफ बढ़ती है, जो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी एक और पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वह सफल नहीं होता और उसकी नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। सींची उसे देख लेता है और घबराकर उसे दूर फेंक देता है। वह डर के मारे एक किताब से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके हाथ को काटकर उसी के अंदर घुस जाता है। घबराकर सींची अपने हाथ को कसकर बांध देता है ताकि वह चीज आगे न बढ़ सके। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सींची मजाक कर रहा है या वहम में है। माँ के जाने के बाद भी सींची सोचता रह जाता है कि आखिर वो चीज गई कहाँ। दूसरी तरफ जिस आदमी के अंदर पैरासाइट गया था, वह अब पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका चेहरा एक डरावने जीव में बदल जाता है और वह अपनी ही पत्नी को मार देता है। साफ हो जाता है कि पैरासाइट अब इंसानों को कंट्रोल करके उन्हें राक्षस बना रहे हैं। अगले दिन स्कूल में सींची को महसूस होता है कि उसके दाहिने हाथ पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। कभी हाथ अपने आप अजीब हरकत करता है, कभी असंभव काम कर देता है, जैसे दूर से चीज उठाना या बास्केटबॉल को आसानी से गोल में डाल देना। वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर आकर वह इंटरनेट पर इसके बारे में खोजता है। तभी उसके हाथ से एक आंख निकलती है और फिर गायब हो जाती है। जब वह डरकर अपने हाथ को काटने की सोचता है, तभी उसका हाथ एक छोटे से जीव में बदल जाता है और उससे बात करने लगता है। वह खुद को मिकी कहता है। मिकी बताता है कि वह सींची के पूरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सींची ने उसे रोक दिया। इसलिए अब वह सिर्फ उसके हाथ तक ही सीमित है। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। धीरे धीरे मिकी इंसानों की भाषा और आदतें सीखने लगता है। वह किताबें पढ़ता है, टीवी देखता है, यहां तक कि लोगों को देखकर लड़ाई करना भी सीख लेता है। दूसरी तरफ शहर में अजीब हत्याएं होने लगती हैं, जहां लोग गायब हो रहे हैं और उनकी लाशें मिल रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। एक दिन सींची को एहसास होता है कि आसपास कोई और पैरासाइट भी है। वह एक दुकान तक पहुंचता है, जहां एक और इंसान के शरीर में पैरासाइट छुपा होता है। वह आदमी सींची को पहचान लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी मिकी उसे चेतावनी देता है और भागने को कहता है। जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो सींची और मिकी मिलकर उस दुश्मन से लड़ते हैं। मिकी की सीखी हुई फाइटिंग स्किल्स की मदद से वे उस पैरासाइट को हरा देते हैं। अब सींची समझ जाता है कि यह खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मिकी साफ कहता है, हमारा खाना इंसान है। जैसे तुम जानवरों को खाते हो, वैसे ही हम इंसानों को खाते हैं। यही इस कहानी का सबसे गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। आखिर असली शिकारी कौन है? आगे क्या होगा? क्या सींची इस सच्चाई के साथ जी पाएगा? और क्या इंसान इन पैरासाइट्स से बच पाएंगे? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कहानी अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। पुलिस को पता चलता है कि जो हत्याएं हो रही हैं, उनमें शामिल लोगों ने पहले इंसानों का मांस खाया था। अब दो पुलिस ऑफिसर इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं, लेकिन असली सच्चाई उनसे अभी भी छुपी हुई होती है। अगले दिन स्कूल में सींची मौजूद होता है। तभी मिकी को अचानक एहसास होता है कि यहां भी एक और पैरासाइट है, जिसने किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर रखा है। थोड़ी ही देर में उनकी नई टीचर तामिया क्लास में आती है और मिकी सींची तुरंत समझ जाते हैं कि वही पैरासाइट है। तामिया भी अपनी खास क्षमता से यह पहचान लेती है कि सींची के अंदर भी एक पैरासाइट मौजूद है। इसके बाद सींची तामिया से मिलने जाता है। तामिया शांत अंदाज में उससे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है। वह बाकी पैरासाइट से अलग होती है। उसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। उसने तो यहां तक कर दिया कि एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट कर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि पैदा होने वाला बच्चा आखिर कैसा होगा। सींची हैरान होकर पूछता है कि वह स्कूल में क्या कर रही है। तामिया जवाब देती है कि वह इंसानों के बीच रहकर उन्हें समझना चाहती है। फिर वह सींची को बाद में मिलने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। मिकी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतना शांत और अलग तरह का पैरासाइट देखा था। स्कूल के बाद जब सींची उससे मिलने जाता है, तो वहां तामिया के साथ दो और पैरासाइट मौजूद होते हैं, एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा और एक ऑफिसर मिस्टर ए। तामिया बताती है कि पैरासाइट्स को जिंदा रहने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है, जहां सभी पैरासाइट एक दूसरे को जानकारी देते हैं ताकि इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और रोज इंसानों को मारकर खा सकें। वह सींची को भी इस नेटवर्क में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन सींची मना कर देता है। वह कहता है कि वह पूरी तरह उनके जैसा नहीं है। तामिया जवाब देती है कि वे सब मांस के शिकारी हैं
और इसी सोच के चलते उसने मिस्टर ए के साथ मिलकर वो अजीब एक्सपेरिमेंट किया है। मिकी तुरंत समझ जाता है कि उनके अंदर पल रहा बच्चा असल में इंसान ही होगा, क्योंकि वे इंसानी शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर तामिया एक गहरा सवाल पूछती है, अगर उनके अंदर इंसान का बच्चा है तो फिर वे खुद क्या हैं? फिर वह सींची को धमकी देती है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो उनके खिलाफ जाने की कोशिश भी न करे, वरना वह कुछ ही सेकंड में पूरे स्कूल को खत्म कर सकती है। सींची डर जाता है और वे तीनों वहां से चले जाते हैं। मिकी को खास तौर पर मिस्टर ए पर शक होता है और वह सींची को सावधान रहने को कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर ए और शिमादा मिलकर इंसानों को मार रहे होते हैं, लेकिन तामिया अब अलग रास्ता अपना रही होती है। वह खुद को समझने के लिए इंसानों जैसा जीने और सोचने की कोशिश कर रही होती है। सींची अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन वह अपनी मां को कुछ भी नहीं बता पाता। वह बस इतना कहता है कि घर से बाहर मत निकला करें, क्योंकि बाहर खतरा है। लेकिन उसकी मां इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। एक रात घर लौटते वक्त सींची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिस्टर ए को पता चल चुका होता है कि पहले वाला पैरासाइट सींची और मिकी ने मिलकर मारा था। वह तुरंत उन पर हमला कर देता है। मिकी और मिस्टर ए के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी मौका देखकर सींची एक लोहे का पाइप मिस्टर ए के शरीर में घुसा देता है। क्योंकि वह एक इंसानी शरीर में था, इसलिए उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरने से पहले वह पैरासाइट अपनी बॉडी छोड़ देता है और नई बॉडी की तलाश में निकल पड़ता है। उसी समय सींची की मां वहां से गुजर रही होती हैं और वह पैरासाइट उनके शरीर में घुस जाता है। कुछ देर बाद मिकी को एहसास होता है कि वही पैरासाइट वापस उनकी तरफ आ रहा है। वह सींची को छुपने के लिए कहता है। तभी उसकी मां घर लौटती हैं, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं होती। मिकी तुरंत समझ जाता है कि अब उसकी मां के अंदर वही दुश्मन है, लेकिन सींची के लिए यह मानना बेहद मुश्किल होता है। आखिरकार वह हिम्मत करके हमला करता है, लेकिन वह पैरासाइट सींची को बुरी तरह घायल कर देता है। उसके शरीर में गहरा घाव हो जाता है और वह मरने की हालत में पहुंच जाता है और पैरासाइट वहां से चला जाता है। सींची की हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन मिकी अपनी जान जोखिम में डालकर उसके दिल को ठीक करता है और उसे बचा लेता है। कुछ दिनों बाद सींची फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अंदर से पूरी तरह बदल चुका होता है। भावनाएं कमजोर पड़ चुकी होती हैं। जब उसकी दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है और सीधे तामिया के पास पहुंच जाता है। वह तामिया से पूछता है कि मिस्टर ए कहां है। तामिया बताती है कि वह मर चुका है, लेकिन उसकी बॉडी छोड़कर वह किसी और में चला गया था। सींची समझ जाता है कि वह उसकी मां ही थी। वह गुस्से में तामिया पर चाकू फेंकता है, लेकिन वह आसानी से बच जाती है और वहां से चली जाती है। उधर पुलिस को मिस्टर ए की असली बॉडी मिलती है और अब उन्हें शक होने लगता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई एक ही इंसान है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कहानी यहां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इंसान और राक्षस के बीच की लाइन धुंधली हो चुकी है और सींची के लिए अब सबसे बड़ा सवाल है, वह खुद क्या बनता जा रहा है। दोस्तों, यह कहानी अब और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक हो जाती है। शहर में यह अफवाह तेजी से फैल चुकी होती है कि इंसानों के बीच पैरासाइट छुपकर रह रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, लेकिन आम लोग इसे सिर्फ एक झूठी अफवाह मानते हैं और इस पर यकीन नहीं करते। इसी बीच सींची लगातार अपनी मां को ढूंढ रहा होता है। एक दिन वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां नेता लोग चुनाव के लिए वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन मिकी को तुरंत एहसास हो जाता है कि उनमें से एक नेता भी पैरासाइट है। और सिर्फ वही नहीं, वहां कई और भी पैरासाइट छुपे हुए हैं। अब पैरासाइट राजनीति तक पहुंच चुके थे। मिकी यह देखकर खुश होता है और सोचता है कि एक दिन ये पैरासाइट पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। इसी दौरान वही दो पुलिस ऑफिसर सींची के घर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। सींची बहुत चालाकी से झूठ बोलकर उन्हें टाल देता है। कुछ समय बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर स्कूल में शिमादा का ट्रांसफर हो जाता है ताकि तामिया उस पर नजर रख सके और सींची को मॉनिटर किया जा सके। बाहर से वह सींची से पहली बार मिलने का नाटक करता है, लेकिन असल में सब एक प्लान का हिस्सा होता है। तामिया और शिमादा यह समझ रहे होते हैं कि मिकी की वजह से सींची के शरीर में बदलाव आ रहा है। वहीं मिकी को भी एहसास होता है कि उसे हर दिन कुछ घंटे सोना पड़ता है और उस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसी बीच पुलिस को एक तरीका पता चलता है जिससे पैरासाइट पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी इंसान का बाल तोड़ने पर वह कर्ली हो जाए तो उसमें पैरासाइट है, लेकिन टेस्ट में असफलता मिलती है और साफ हो जाता है कि वह इंसान पैरासाइट नहीं है। अब तामिया का नेटवर्क भी समझ जाता है कि इंसानों ने पहचानने का तरीका खोज लिया है। दूसरी तरफ यह भी सामने आता है कि एक पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। सींची एक दिन सातोमी के साथ डिनर के लिए शॉपिंग करने जाता है। रास्ते में वह एक मरे हुए पपी को देखता है और कहता है कि अब यह सिर्फ हड्डियां हैं। यह सुनकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि सींची का सोचने का तरीका बदलने लगा था। स्कूल में तामिया को प्रेग्नेंट देखकर प्रिंसिपल उसे निकालने की धमकी देता है, लेकिन तामिया अपने पैरासाइट पावर से उन सभी को मार देती है और मामला खत्म कर देती है।
दूसरी तरफ शिमादा की सच्चाई सामने आ जाती है जब एक लड़की उसका बाल तोड़ देती है और वह पैरासाइट में बदल जाता है। वह सब पर हमला कर देता है और स्कूल में खून खराबा शुरू हो जाता है। सींची और मिकी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा धमाका और लड़ाई होती है। आखिरकार सींची एक लोहे की रॉड से शिमादा को खत्म कर देता है। इसके बाद तामिया उसे उसकी मां का एड्रेस देती है। सींची वहां पहुंचता है और पता चलता है कि उसकी मां अब भी मिस्टर ए पैरासाइट के कब्जे में है। एक दर्दनाक लड़ाई के बाद सींची को अपनी ही मां को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह पैरासाइट बन चुकी होती है। कुछ समय बाद राजनीति में पैरासाइट जीत हासिल कर लेते हैं और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है, ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इसी बीच तामिया एक नए खतरनाक पैरासाइट कोतू से मिलती है, जो पूरी मानव जाति को खत्म करने की बात करता है। तामिया को अब अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। अंत में सींची अब अकेले सभी पैरासाइट्स को खत्म करने का फैसला करता है, जबकि कोई रहस्यमयी ताकत उसकी और मिकी की फोटो ले रही होती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।